लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में आज जो हम नेक्स्ट वर्क करेंगे वो है प्लेटो का फीडर्स। अब सबसे पहले डायलेक्टिक क्या होता है, देखो डायलेक्टिक का सिंपल मतलब होता है जिसमें कि आपस में जो लोग हैं वो बहस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसको रखा जाता है कंसेप्ट को, और सब आपस में अपने रीज़न को रखेंगे, कंसेप्ट को रखेंगे और फिर एंड में इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो उस समय का जो वर्क था प्लेटो का, जो टाइम पीरियड है, इसके ऊपर मैंने एक और वर्क और डाल रखा है प्लेटो का, आपको इसी प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएगी। बाकी कंसेप्ट क्या है, देखो जो प्लेटो का जो टाइम पीरियड था वो एज एन ओरल हिस्ट्री का फॉर्म था। वो इससे पहले सोक्रेटिस, नॉर्मली देखो जैसे सबसे पहले सोक्रेटिस है, देन प्लेटो, देन एरिस्टोटल, एंड एरिस्टोटल का जो चेला था दैट इज़ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो सोक्रेटिस का प्लेटो, देन प्लेटो का एरिस्टोटल, देन एरिस्टोटल के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट। बाकी देखो और अगर डीप में अगर आपको समझना हो, बैकग्राउंड अगर और क्लियर करना हो, तो मैं अभी जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि नीचे उसमें एक स्पेशल मैंने प्लेटो के ऊपर वीडियो डाल रखी है, उसको देखना। बाकी नीचे कमेंट्स आ रहे थे फीडर्स को भी आप प्लीज़ उसे कवर करो, क्योंकि सिलेबस में फीडर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ पूछ रखा है। आप इसे दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, फीडर्स और द फीडर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक बार जेनेसिस ऑफ द वर्क देखेंगे और फीडर्स का, प्लेटो का एज एन फीडर्स का यूज़ करना और डायलेक्टिकल मेथड में यूज़ करना, डायलॉग पैटर्न में रखना, और एनालिसिस के साथ साथ हम कौन कौन से राइटर थे जो कि इनसे इंस्पायर थे प्लेटो से, ठीक है, उस उन सभी को देखते हैं। किसी भी टाइम पीरियड के अगर हमें कंसेप्ट को समझना हो तो बैकग्राउंड का समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से इसमें जो हम जेनेसिस ऑफ द वर्क देखते हैं कि इस तरह से क्या माहौल था, देखो पोस्ट सोक्रेटिस टाइम पीरियड की राइटिंग है। सोक्रेटिस के आगे सोक्रेटिस का खुद इतना ज़्यादा तर्कवाद थे कि उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और यही बात है कि वो एक तरह से उस समय जो चर्च का सिस्टम था, उसके अगेंस्ट जब वो इस तरह से कंसेप्ट लेके आने लग गए तो टारगेट पे उन्हें रख दिया गया। इसके बारे में मैंने बता रखा है, जैसे कि आपको बताया मैंने, कि आप नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हो प्लेटो के रिगार्डिंग। और तो उस एज और टाइम पीरियड को सोक्रेटिस के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो प्लेटो जो है वो पोस्ट सोक्रेटिस के उसमें आते हैं। और ऐसे प्री सोक्रेटिस था जिसे सोफिस्ट कहते हैं, तो प्री सोक्रेटिस और सोफिस्ट और सोफिज्म भी कहते हैं उसे। तो एक सोक्रेटिस टाइम पीरियड है जब सोक्रेटिस थे, एक उनके बाद का है तो पोस्ट सोक्रेटिस, एक उनसे पहले का है तो प्री सोक्रेटिस। तो प्लेटो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सोक्रेटिस है, सोक्रेटिस के और उसके बाद एरिस्टोटल रहे, तो प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो पोस्ट सोक्रेटिस और टाइम पीरियड में आते हैं। अब एक बार फटाफट हम देखते हैं इसमें क्या क्या, कैसे क्या क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। जिस तरह से इस तरह का जो कंसेप्ट और इस तरह के जो फिलोसफी जो है प्लेटो लेके आए, और प्लेटो वही है जिन्होंने रिपब्लिक जैसे एक महान वर्क जिसके थ्रू पॉलिटिकल और जो पॉलिटी है, अब हम पॉलिटिकल साइंस बोलो या थ्योरी बोलो या पॉलिटी बोलो, सब वहीं से निकल के आई है। अब देखो जो प्लेटो का जो फीडर्स है, ये जो वर्क है इसको एंशियंट कर रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द ग्रीक थ्योरी। और इसमें जो हम देखेंगे तो 370 BCE के टाइम की राइटिंग है ये। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर देखना है तो नॉर्मल सबसे पहले जो पिलोपनेशिया वॉर थी। अब पिलोपनेशिया वॉर क्या है, एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में जो लड़ाई चली आ रही थी, देखो इसको ही बोलते थे। इसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था। अब इस पिलोपनेशिया वॉर की वजह से द वॉर हैड profound इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड द सोशल क्लाइमेट ऑफ द ग्रीस। तो खुद जो पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट जो था ग्रीस का इस तरह से बन चुका था कि जस्टिस, गवर्नेंस और नेचर ऑफ द आइडियल स्टेट, इस तरह के कंसेप्ट उठते आ रहे थे लगातार। और इन्हीं सब चीज़ों ने प्लेटो के ऊपर एक असर डाला, एक इस तरह का उन्हें डिज़ाइन कर दिया कि वो इतने बेहतरीन वर्क लेके आ सके। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट सोक्रेटिक फिलोसफी, तो प्लेटो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, और feeders one of the dialogue written in the wake of the Socrates trial and the execution। जैसे कि सोक्रेटिस के ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि वो मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को ज़्यादा तर्कवाद के उसके ऊपर। तो देखो अब दो कंसेप्ट रह गए थे सोक्रेटिस के ऊपर, जैसे आपने वो जहर का प्याला वाला सीन सुना होगा सोक्रेटिस के रिगार्डिंग, बहुत फेमस है कि सोक्रेटिस ने खुद जहर का प्याला पी लिया और उनके ऊपर ट्रायल चला। और ट्रायल में उन्हें वो सज़ा सुना दी गई कि भाई हमेशा के लिए इन्हें अंदर वो बहुत बुरे से बुरा जो है इनके साथ ट्रीट किया जाएगा। सोक्रेटिस ने एंड में अपने उसको बोला प्लेटो को, वैसे प्लेटो ने पूरा इंतजाम कर रखा था सोक्रेटिस को भगाने का, पर फिर भी सोक्रेटिस ने एंड में बोला प्लेटो को कि अगर मैं इस दिन भाग गया, अगर इस समय मैं भाग गया तो आने वाला फ्यूचर
और मेरी हिस्ट्री कभी क्रिएट हो ही नहीं पाएगी। अब यहाँ दो कंसेप्ट है, अगर मैं भाग गया तो मेरे आइडियाज़ मर जाएंगे, अगर मैं आज जहर पी के मर गया तो मेरे आइडियाज़ अमर रहेंगे। तो जहर का प्याला पी के सोक्रेटिस मर गए। तो ये जो सोक्रेटिस का जो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन है, तो फीडरस जो इज़ वन ऑफ द डायलॉग, ये डायलॉग है रिटन इन द वेक ऑफ द सोक्रेटिस ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन, के सोक्रेटिस के ऊपर जो ट्रायल चलाया गया कि किस तरह से वो जो पेशी चल रही थी उनकी, उसको और उनका एग्जीक्यूशन किस तरह से करवाया गया, मरवाया गया उन्हें, तो उसको दोबारा से जिंदा करना। ठीक है, तो अपने गुरु के जो है उसको वेक करना, उसके लिए फीडर जैसा लिखा गया है ये वर्क लिखा गया। द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप इंक्लूड्स द इंटेलेक्चुअल एटमोसफियर ऑफ द एथेंस। इसमें एथेंस का इंटेलेक्चुअल एटमोसफियर दिखा रहा है किस तरह से। एथेंस देखो उस जमाने का एक सेंटर माना जाता था फिलोसफिकल डिस्कशन का, और इतना ज़्यादा वहाँ पे इंटेलेक्चुअल तेज दिमाग वाले लोग होते थे जो कि तार्किक बातें करते थे, और सब कुछ एज एन ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है अभी। तो प्लेटो भी उन्हीं फिलोसोफर में से थे, और भी थे जैसे कि एरिस्टिफस भी थे, एंड सॉट टू बी दी सोक्रेटिस की टीचिंग और फिलोसफिकल आइडिया, क्योंकि सोक्रेटिस ने नींव ही ऐसे रखा था तर्कवाद का, हर चीज़ को वो एक रीज़न और उसके बेस पे समझा करते थे, वैसे उनका चेला बना प्लेटो। ठीक है, ऐसे ही आगे जाके हमने देखा होगा एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था एरिस्टोटल का, फिर भी। तो ये जो आइडियाज़ और ये जो रीज़न और इस तरह के जो आए, ये जो फिलॉसफी चलने लगी, तो इसी टाइम पीरियड को पोस्ट सोक्रेटिस फिलॉसफी बोला गया, और इन्हीं टाइम पे कहीं ना कहीं फीडर्स का जो फैब्रिकेशन है, डिज़ाइनिंग जो है इसी टाइम पे रखी गई। अब यहाँ पे जैसे क्या बैक सोफिस्ट, अब देखो सोफिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल एडुकेटर्स और रिटोरिशंस थे, ये रिटोरिक थे, यानी इनके स्पीच में और इनके बोलने के तरीके में ऐसी बात थी कि किसी को भी परसुएड कर सकते थे, मना सकते थे। फीडर्स इंगेजेस विद दिस सोफिस्ट ट्रेडिशन, तो ये फीडर्स जो वर्क है ये सोफिस्ट ट्रेडिशन के ऊपर ही बेस है, इसमें इस तरह से बातें रखी गई है जो कि किसी भी लोगों को बहुत अच्छा है, उन्हें पसंद आए और उनको वो एक तरह से परसुएड कर ले। द डायलॉग एड्रेसेस द फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिटोरिक, जितने भी डायलॉग्स हैं, क्योंकि देखो ये डायलॉग का फॉर्मेट है, डायलॉग कन्वर्सेशन है, किस तरह से डायलेक्टिकल, मैंने इसलिए बताया आपको ये वर्क, ये पहले से ही वर्क जो है डायलेक्टिकल है। इसका मतलब है हम इसमें बहस होंगे और तर्क पे पहुंचा जाएगा और एंड में उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसी तरह से सोक्रेटिस का जो ट्रायल था उसको वेक करने के लिए ये फीडर्स, एक डायलॉग का इंटरप्रिटेशन है प्लेटो एंड फीडर्स का, तो उसको रखा गया है। इसके बाद है ट्रांजिशन फ्रॉम दी ओरल हिस्ट्री टू द रिटन ट्रेडिशन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरल हिस्ट्री से रिटन ट्रेडिशन की तरफ भी ट्रांजिशन देखने को मिल रहा था। द इरा जो प्लेटो का टाइम पीरियड है वो ट्रांजिशन हो रहा था ओरल से पासिंग टू द नॉलेज मोर टू द रिटन ट्रेडिशन पे आ रहा था। द शिफ्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द डायलॉग्स एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर ऑफ राइटिंग। ये डायलॉग में भी शिफ्ट आ रहा था, राइटिंग में भी शिफ्ट आ रहा था, ठीक है, इन सब से। तो बता रहे हैं कि किस तरह से ओरल से रिटन फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द एथेंस, एथेंस एक सेंटर था इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्लोरिशिंग का इस प्लेटो के टाइम पे। तो प्लेटो के टाइम पे जितने भी दिमाग वाले लोग थे सब आपको एथेंस में ही मिलेंगे। तो एक ऐसा खुद एक माहौल बन जाता है कि आपस में आप बहस कर रहे हो, किसी भी कंसेप्ट को उठाया, सब अपनी अपनी बात रखेंगे, और जो भी आजकल इस टर्म को दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डिस्कशन, जीडी बोला जाता है, ग्रुप डिस्कशन का नाम दिया जाता है। तो उसी तरह का एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का था कि सब डिस्कस करेंगे और जो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्या निकल आए बिल्कुल कि सब उस पे जो है वो मान जाए, इस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कल्चर एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट, एंशियंट ग्रीस ड्यूरिंग द प्लेटोस टाइम विटनेस रिमार्केबल अचीवमेंट इन द आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट, इनमें बहुत अचीवमेंट हो रही थी। द फिलोसफिकल डायलॉग ऑफ द प्लेटो इंक्लूडिंग द फीडर्स, तो प्लेटो और फीडर्स के बीच में जो डायलॉग्स हो रहे हैं वो द पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रेनेसा। तो ये दिखाती है कल्चर में रेनेसा आ रहा है, इंटेलेक्चुअल रेनेसा मीन्स रीबर्थ हो रहा है, एक नई कंसेप्ट आ रहा है, ह्यूमैनिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, होमोसेंट्रिक सेंस आ रहा है, ह्यूमन क्वालिटी जी रहे हैं, तार्किक बातें रख रहे हैं। तो प्लेटो और फीडर्स के बीच में जो है ये तर्क हुए हैं, ठीक है, उसी के ऊपर है, इसीलिए हम फीडर्स, प्लेटो का ये जो वर्क है फीडर्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। द अनस्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट देखा था किस तरह से वॉर चल रही थी, और कंडीशन भी इंटेलेक्चुअल भी सारे जो है एथेंस में आके, तो जहाँ तेज़ दिमाग वाले लोग एक सारे आ जाएं तो वहाँ इस तरह की बातें तो वैसे ही उठनी है। तो और एथेंस जो है वो पॉलिटिकल टर्बुलेंस भी चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद राइज एंड द फॉर द 30 टायरेंट्स, अ ब्रीफ ओलिगार्की रिजाइम, ठीक है। तो एक तरह से ओलिगार्की यानी कुछ जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओलिगार्की में पावरफुल लोग होते हैं वो रूल करेंगे, जैसे मोनार्की में एक करता है ऐसे ही, ठीक है। डेमोक्रेसी में लोग रूल करते हैं, लोग अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस तरह का एक 30 टायरेंट्स यानी 30 लोग जो हैं वो ओलिगार्की रिजाइम फॉर्म कर रहे थे, मतलब उन्होंने ग्रुप बना के वो रूल कर रहे थे।
इतना ज़्यादा टर्बुलेंस आ रहा था, गवर्नेंस आइडियल स्टेट जैसे मैकेनिज्म होते, जिस वजह से एक ऑफशूट निकल के आया, रिपब्लिक वर्क आया, और दूसरा जो है इस तरफ से फीडर्स जैसा जो डायलॉग और डायलेक्टिकल वर्क है वो हमें देखने को मिला। अब यहाँ से हम वर्क के एनालिसिस करेंगे कि है क्या है इसमें, ठीक है। तो जो जो है कुछ कर देखो, कंसेप्ट काफ़ी डीप है। कई जगह आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो अपने हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू के बहुत ही रिलीजियस और प्योर फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट जैसे कि गीता, इनसे कुछ कुछ इंस्पिरेशन आपको ऐसा लगेगा कि वही चीज़ कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट देखना है आपको और समझना है, और एनालिसिस में आपको ये लिखना है। बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा ही दिया है। बैकग्राउंड से एक सपोर्ट मिल जाता है, आप आंसर राइटिंग को और अच्छी तरह से लिख पाओगे। पॉइंट से वो आप बस रट्टा लगा लो उनका अगर हो सके तो। जैसे प्लेटो का जो फीडर्स है इज़ अ फिलोसफिकल डायलॉग है दैट एक्सप्लोर्स द वेरियस थीम। कई सारे थीम आएंगे इसमें, और थीम्स में क्या क्या है देखो, उनको याद करना है। फर्स्ट इज द लव। लव का थीम दिखेगा हमें फीडर्स के साथ जो प्लेटो का डिस्कशन है। रिटोरिक परसुएशन, यानी किस तरह से अपनी बातों से आप किसी को जीत सकते हो, आजकल का तो ज़माना यही है। एंड द नेचर ऑफ सोल, और सोल, ये तीन जो थीम है, तो एक तरफ लिख लो दैट इज़ द लव, और इधर लिख लो ऐसे रिटोरिक, और एक नेचर ऑफ लव, नेचर ऑफ सोल। ठीक है, तो प्यार, आत्मा और दूसरे को फंसाना, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ, है ना। तो समझ ही गए हो कि उस तरह का कंसेप्ट आ रहा है। तो लव और सोल और रिटोरिक। तो सबसे पहले लव एंड ब्यूटी। द डायलॉग बिगिंस विद द डिस्कशन ऑफ लव एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। पहले देखो फीडर्स के साथ जो डायलॉग है वो लव को लेके उठ रहा है। लव दैट इज कॉल्ड इरोस, ठीक है, ये भी आपको लिख के आना, EROS। तो इरोस फॉर्म से ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो इरोस है, उसके अलग अलग फॉर्म प्लेटो ने बताया किस तरह से कितना डिफरेंस होता है। एक अर्थली लव अलग होता है, सेंसुअल लव अलग होता है, और हेवनली लव अलग होगा, इंटेलेक्चुअल लव अलग होगा। तो इतने तरह के लव हैं जो कि बातों में है। एक अर्थली लव, सेंसुअल लव और हेवनली लव और इंटेलेक्चुअल लव। कि धरती पे जो लोग एक तरह से प्यार करते हैं वो एक अलग है। एक सेंसुअल, सेंस के थ्रू लव है, वो अलग है। एक हेवनली लव, स्वर्ग वाला जो प्यार है वो अलग है, वहाँ पे जो अप्सराएं अप्सराएं जो भी वो होता होगा वो उस तरह का लव। और एक तरह का इंटेलेक्चुअल लव वो अलग है। ही आर्ग्यूज दैट द ट्रू लव इज़ अ फॉर्म ऑफ द डिवाइन मैडनेस। पर एक सच्चा प्यार वो होता है जो कि पागलपन ले आए, उसमें एक पागलपन होता है। एंड दैट लीड्स द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द कंटेम्पलेशन ऑफ द इटर्नल ट्रूथ। जो किसी भी इंडिविजुअल को एक सच की तरफ लेके जाता है, जो सच जिसका कोई अंत नहीं है, उस सच की तरफ लेके जाता है। भाई बात सुन के कोई पागल हो जाए वैसे तो ठीक है। तो इसमें नॉर्मल क्या है कि किस तरह से एक सच्चा प्यार जो है, एक ट्रू लव की डेफिनेशन अगर किसी को बतानी हो तो उसे बोलो कि प्लेटो का फीडर्स के साथ जो है उसको देखें, और वहाँ से पता चलेगा। ट्रू लव एक मैडनेस है, एक डिवाइन मैडनेस है, जो कि इंडिविजुअल को एक सच की तरफ प्रोपेल करता है, सोचने पे मजबूर करेगा उसे सच की तरफ। वो सच जो कि जिसका कोई ना शुरुआत हो ना कोई अंत हो, यानी सच की तरफ मूव करता है। तो टफ है पर स्टिल करना पड़ेगा ना, फिलोसोफर्स हैं और प्लेटो है, फिर तो भाई ऐसी बात निकल के आएगी। द नेक्स्ट इज द ट्रिपैट्रिट सोल, है ना। तो प्लेटो का साइकोलॉजिकल थ्योरी इज प्रेजेंट इन द फीडर्स आउटलाइनिंग द ट्रिपैट्रिट डिवीजन। ट्रिपैट्रिट सिंपल मतलब तीन डिवीजन ऑफ सोल। सोल को, आत्मा को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बताया गया देखो, द सोल को यानी आत्मा को किस तरह से समझाया गया। एक तो रीजन लिया गया, एक स्पिरिट लिया गया, एक डिज़ायर। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को ध्यान से देख लेना। उसमें एक बंदा है जो कि दो घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। तो एक जो है उसमें घोड़ा वो जो सफ़ेद दिखेगा आपको, और एक जो है वो काला दिखेगा। और एक जो कंट्रोल कर रहा है उसे, वो रीज़न है, यानी वो इंसान को रीज़न से डोनेट कर रखा है। डिज़ायर जो है वो समझ ही आ गया होगा, इच्छाएं, वो काला घोड़ा है। और जो सफ़ेद वाला जो घोड़ा है वो स्पिरिट है, ठीक है, यानी आत्मा। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको लिखना ही लिखना है। तो रीज़न इट मीन द लोगोस, ठीक है। लोगोस वैसे भी याद रख सकते हो, जो इंसान है वो रीज़न से प्रेजेंट करे तो लोग, है ना, इंसान को लोग कह देते हैं तो वो लोगोस हो गया। और उसके बाद डिज़ायर जो है वो एपिथ्यूमिया, ठीक है, ये रटना पड़ेगा, एपिथ्यूमिया। और जो स्पिरिट है वो थ्यूमोस है। अगर नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तीन लिख देना। और वो शेरिटर जो आने वाला है, और शेरिट यानी किस तरह से जो गीता में भी देखा होगा 7 तरह के घोड़े हैं, कृष्ण भगवान जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो इसमें है कुछ। बस यहाँ घोड़े 7 की जगह 2 हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो रथ पे चढ़ के जो इंसान कंट्रोल कर रहा है वो एक रीज़न है। रीज़न मतलब तर्क। तर्क किस तरह से
तर्कों का कितना इस्तेमाल करना होता है आत्मा को और इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए। लगा ना गीता टच, तो वही है इसमें। दिस डिवीजन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक। इससे कहीं ना कहीं रिपब्लिक के कंसेप्ट को भी रखा गया। देखो रिपब्लिक मीन्स जहाँ से आज पॉलिटिकल साइंस और बड़े बड़े देशों के जो है ये जो कंसेप्ट है, यानी गवर्नेंस को समझने का कंसेप्ट, उसका जो इंजन है दैट इज़ द पॉलिटी। तो वो जो कंसेप्ट है वो रीज़न पे स्टैंड होता है, वो भी हमें यहीं से पता चलता है। और यहीं से कहीं ना कहीं आइडिया लेके इसी डिज़ाइन पे प्लेटो ने रिपब्लिक जैसे महान वर्क को लिखा। फाइनली जिस देखो किस तरह से ये जो दिस इज़ द रीज़न, ये जो इंसान है यहाँ पे ये रीज़न है, दिस इज़ द स्पिरिट, और ये क्या है डिज़ायर, ब्लैक हॉर्स। ठीक है। तो रीज़न के थ्रू स्पिरिट, रीज़न के थ्रू जो है डिज़ायर को कंट्रोल किया जा रहा था कि एक स्पिरिट के साथ जो है वो हार्मनी बिल्ट हो सके। तो स्पिरिट के साथ हार्मनी को बिल्ट करने के लिए डिज़ायर को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द रीज़न। ठीक है। तो ये है प्लेटो का वो कंसेप्ट। अब ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है। देखो शैरिटियर के एलिग्री। एलिग्री क्या है? एलिग्री का मतलब होता है एक्सटेंडेड सिंबल, कि आप सिंबल एक्सटेंडेड वे में यूज़ कर रहे हो। तो एक तो नॉर्मल सिंबल है, पर उस सिंबल का अगर डीप मीनिंग हो, बहुत ही अंदर उसका अगर मीनिंग हो, तो हम उसको बोलते हैं एलिग्री। तो यहाँ पे शैरिटर का एलिग्री यूज़ किया गया। शैरिटर का मतलब क्या है? जो रथ को चलाता है, सारथी टाइप। ठीक है। तो प्लेटो ने यूज़ करा एक एलिग्री ऑफ द शैरिटर टू सिंबलाइज द सोल्स जर्नी। अब आत्मा की जर्नी को दिखाने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया है, सेम एज इन गीता। ठीक है। भागवत गीता है ना। तो द शेरेटर रिप्रेजेंट द रीजन, जैसे मैंने बताया शेरेटर, जो आपने इमेज में भी देखा होगा, शेरेटर रीजन को प्रेजेंट कर रहा है। जो वाइट हॉर्स है वो सिंबल है स्पिरिट का, और ब्लैक हॉर्स क्या है? डिज़ायर का, इच्छाओं का। ब्लैक वाला है, वाइट वाला जो है वो आत्मा का है। और उसके बाद शेरेटर मीन्स जो सारथी है वो क्या है यहाँ पे? रीजन है। इसका सिंपल मतलब निकल के आता है द स्ट्रगल टू कंट्रोल दीज एलिमेंट रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ अचीविंग द हार्मनी विद द सोल। कि कितना चैलेंजिंग होता है कि सोल के साथ हार्मनी को मेंटेन करना। देखो रीज़न जो है तर्क के बेस के ऊपर ही, यानी तर्क के आधार के ऊपर ही हम जो है डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा डिज़ायर को आप कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा जो है एक तरह से हार्मनी बिल्ट होगी, एक प्यारा रिश्ता जुड़ेगा, और स्पिरिट जो है, आत्मा जो है वो जागेगी। ठीक है। इस तरह का कंसेप्ट है, हम बोल सकते हैं एक तरह का ये इमेंसिपेशन, साल्वेशन, जिस तरह का कंसेप्ट है। 10x पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बहुत, पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं हम। रिटोरिक एंड दिस ऑल फीडर्स ऑल्सो डेवल्स द नेचर ऑफ द रिटोरिक। इसमें रिटोरिक भी बताया गया है कि रिटोरिक कितना बड़ी चीज़ होती है, कि किसी को मनाना, मतलब अपनी बात ऐसे बोलो कि कोई भी पिघल जाए उस पर, या बात बोल के लोगों का दिल जीत लो। सोक्रेटिस क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। सोक्रेटिस का मानना था राइटिंग एक बेकार चीज़ है, ये सुपरफिशियल फॉर्म है, ऊपर ऊपर से है। ठीक है। इसका कोई डीप असर नहीं होता। जबकि वहीं पे जो स्पोकन वर्ड होते हैं, यानी वर्ड्स के बोलने के टोन में, स्टाइल में, इन सब में इतना अच्छा होता है कि कईयों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बोलने का अंदाज अच्छा होता है, और वो जो बॉडी अपीयरेंस होता है, कैची एटीट्यूड होता है। तो इस तरह से फीडर्स में ये बात बोली गई कि रिटोरिक जो है वो राइटिंग इनसे बहुत ऊपर है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्यूटी। प्लेटो कनेक्ट्स द परस्यूट ऑफ द ब्यूटी विद द फिलोसफर जर्नी टुवर्ड्स द विजडम। प्लेटो ने बोला कि परस्यूट ऑफ द ब्यूटी यानी ब्यूटी क्या है? अगर कोई किसी फिलोसफर की जर्नी टुवर्ड्स विजडम, विजडम की तरफ मूव हो रहा हो। एक होता है नॉलेज, कि नॉलेज लेके आगे, पर उसका एप्लीकेटिव फॉर्म नहीं है, कि भाई सब कुछ नॉलेज ले ली, सब वेदों की नॉलेज ले ली, पर इंसान वैसा का वैसा ही है। उसका ने कोई इंसान है, उसने सब वेदों की नॉलेज ले ली, पर अभी भी वो गाली बक रहा है, इस तरह से कर रहा है, पर वो नॉलेज उसके अंदर रुक, मतलब उसके रोम रोम में नहीं समाई, उसके अंदर चेंजेस नहीं लेके आई, उसका एप्लीकेटिव फॉर्म उसका वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा? तो जो नॉलेज यूज़ में आती है, वो जो नॉलेज होती है वो स्थिर हो जाती है, अंदर फिक्स हो जाती है, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मूव करवाती है, उसके स्पिरिट को अवेक करती है, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। तो ब्यूटी हमेशा विजडम में देखने को मिलती है, नॉलेज में नहीं मिलेगी वो। अब यहाँ पे द प्लेटो एम्प्लॉयज द डायलॉग फॉर्म टू कन्वे हिज आइडिया। डायलॉग फॉर्म में रखा गया था, मैंने बोला आपको डायलेक्टिक। थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द कैरेक्टर्स द सोक्रेटिस, फीडरस, प्लेटो एक्सप्लोर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड द चैलेंजिंग कन्वेंशनल बिलीफ। जो पुरानी सोच थी उस तरह के कई सारे मेथड को आगे रखा, डायलेक्टिकल मेथड को यूज़ किया गया है। दैट्स अ हॉल मार्क, यही सबसे खासियत थी प्लेटो के इस फिलोसफिकल अप्रोच में। The nature of writing, Plato ने express किया है that the written word like the feeders. He argues that the written text lack the ability to respond to the question.
कि रिटन में बहुत कमी होती है, उसमें कोई रिस्पॉन्स की कमी होती है। जैसे कि अगर आप ऑरल वाइज किसी से पूछते हो तो आप उसके कॉन्फिडेंस को देख सकते हो, बोलने के तरीके को देख सकते हो, उसका इंटोनेटेड वे देख सकते हो और बहुत कुछ कि उसने किस तरह से, पर राइटिंग में वो सारी एबिलिटी की कमी है। तो ही बिलीव्स दैट द जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग कैन आल्सो बी थ्रू द लाइव इंटरैक्टिव एंड द डायलॉग फॉर्म। तो सबसे जेन्युइन क्या है, लाइव इंटरैक्टिव एंड द डायलॉग फॉर्म। द रोल ऑफ द मैडनेस, प्लेटो ने इंट्रोड्यूस करा द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवाइन मैडनेस, ये ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द इंस्पिरेशन ऑफ द म्यूज। म्यूज क्या है, इट मीन द गॉडेस ऑफ द राइटिंग। ऐसा माना जाता है ऊपर से जो शक्ति काम करती है उसे हम बोलते हैं म्यूज। तो प्लेटो ने इंट्रोड्यूस करा कि डिवाइन मैडनेस क्या है, द टाइप ऑफ द मैडनेस इज सीन एज अ पॉजिटिव फोर्स दैट एलिवेट्स सोल। एक ऐसा पागलपन जो कि आत्मा को भी हिला दे, स्पेशली इन द पर्सी ऑफ द फिलोसफी एंड द कंटेम्पलेशन। ये ज़्यादातर फिलोसफी का उसमें थे, मेन है जो कि सोल को मूव करवाए। सच टाइप ऑफ द मैडनेस इज कॉल्ड डिवाइन मैडनेस। रेस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समरी है, थोड़ा सा आप समरी देख लो। इससे अगर और बेस अगर आपको समझना और क्लियर करना तो बार बार ही मैं बोल रहा हूँ, या ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में भी उस पर भी देख लोगे कि फाइनली एक और है जो इस नीचे आपको मिल जाएगा लिस्ट में भी, और कि स्पेशल वर्क है प्लेटो का एज ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना एक बारी, ताकि थोड़ा सा और बेस आपका बन जाए। अगर टाइम कम है तो कोई नहीं, सिर्फ इसको देख के चले जाओ। सिलेबस ओरिएंटेड ये सही है, पर अगर डीप और गहरे में उतरना हो तो उस प्लेटो को भी देखना पड़ेगा। दोनों में प्लेटो सेम ही है, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप है वहाँ पे। डीप मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है, अब ये तो पर्टिकुलर फीडर्स को एक्सप्लेन करता है, पर प्लेटो है क्या, प्लेटो का लिटरेरी सेट ऑफ माइंड क्या था, उसको अगर समझना हो तो उस वीडियो पे ज़रूर जाना। अब हर वर्क किसी न किसी एज को इंस्पायर करती है, तो दिस इज सेम फॉर ईयर कि प्लेटो के इस तरह का फिलोसफिकल वर्क ने आने वाले बहुत राइटर्स को इंस्पायर किया हर फील्ड में, मीडियट फील्ड्स में। पर हमें यहाँ पे देखना है कि इंग्लिश राइटिंग के फील्ड में कौन कौन से राइटर थे जो कि प्लेटो के स्पीडर्स और डायलेक्टिकल पैटर्न से जो ज़्यादा इंस्पायर थे। अब देखते हैं, देखो प्लेटो का जो had a significant influence on the various English writers, especially those we are drawn the exploration of the love पे जो लिखा है rhetoric पे on the nature of the soul। इंग्लिश राइटर इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा फीडर्स के, सबसे ज़्यादा रोमांटिक पोइट मैंने बार बार ही नाम इन्हीं का लिया है, सैमुअल टेलर कोलरिज, क्योंकि फिलोसफिकल सेट ऑफ माइंड था इनमें, और जो राइटिंग थी रोमांटिक एज की राइटिंग, सबसे ज़्यादा जो बेंड देखा गया है एस टी कॉलरिज में देखा गया फिलोसफिकल सेंस ऑफ द पोइट्री। इसी वजह से वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी दूरियां बढ़ गई थी। कॉलरिज एक की फिगर थे रोमांटिक मूवमेंट 18 सेंचुरी के, जिन्होंने फिलोसफिकल आइडिया ऑफ प्लेटो के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। इन हिज क्रिटिकल राइटिंग कॉलरिज ने बोला द इम्पैक्ट ऑफ द प्लेटोज डायलॉग ऑन हिज ऑन थिंकिंग, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है प्लेटो के डायलॉग के इनके थिंकिंग के ऊपर। Feeders in particularly resonated with the Coleridge due to its emphasis on the transcendental concept पे, यानी ट्रांसेंडेंटल कंसेप्ट का मतलब होता है लाइफ आफ्टर डेथ, के मरने के बाद भी जो है जीवन होता है, स्पिरिचुअल और कनेक्शन बिटवीन द ब्यूटी एंड द सोल। इस तरह का जो वो जो एमालगेशन है वो सारा जो है प्लेटो की वजह से एस टी कॉलरिज के फिलोसफिकल पोएम में देखने को मिलती है। The theme of the divine madness, or जैसे कि the soul, as the allegory of the chariot, the feeders influence the Coleridge on reflection on the imagination, sublime role of poetry, सबके ऊपर कॉलरिज के ऊपर इन सारे उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। कॉलरिज इज नोटेबल एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल अगर याद रहे ना रहे, एस टी कॉलरिज परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपको लिख के आना ही है, ठीक है, दैट मस्ट बी, ठीक है, वो 100% लिख के आना है। द रोमांटिक मूवमेंट इट एम्फेसिस द इंडिविजुअलिज्म, इमोशन, सबलाइम, और सारे फिलोसफिकल प्लेटो के जो एक्सप्लोरेटिव थीम देखी गई है फीडर्स में, उससे डायरेक्टली 1 to 1 कनेक्टेड है। और फाइनली यहीं पे ये वो ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही साथ कोई भी वर्क हो जो कि मैं हर उस वीडियो में बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ यार 15 से 20 दिन पहले रिक्वेस्ट प्लेस करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वर्क है जिनको मुझे कवर करवाना है। या फिर आप यही भी हो सकता है 2 महीने पहले मुझे लिस्ट भेज दो, ठीक है, मैं वो सारा का सारा कवर करवा दूंगा। बाकी ईमेल आईडी मेरी आपको दिखी रही है, टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करो, और फेसबुक आईडी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो यहाँ पे भेज दो, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही यहाँ पे लिख रखा है। बाकी सभी को थैंक यू, और सब्सक्राइब यार ज़रूर करो। थैंक यू।